गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षा में हमने विज्ञान के पाठ 3 परमाणु एवं अणु में अणु के बारे में पढ़ लिया था। हमने तत्वों के अणु के बारे में पढ़ लिया था। परमाणुकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया था। कुछ तत्वों की परमाणुकता भी देख लिया था और यौगिकों के अणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने यौगिकों के अणु में पढ़ा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं, जिसमें हमने उदाहरण लिया था जल का। और जल जो H2O के अणु में हमने देखा था कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित है, जो एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात 1:8 में मिलकर H2O यौगिक का एक अणु बनाते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि द्रव्यमान अनुपात 1:8 कैसे आया इस जल के अणु में, ये हम निकालना अगली कक्षा में सीखेंगे। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, जल का एक अणु H2O है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है कि इसमें द्रव्यमान का अनुपात कितना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए ये जो जल का अणु है इसमें जो है हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान लिख लेंगे, परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे और उसी के आधार पर कैलकुलेट करेंगे कि उसका द्रव्यमान अनुपात कितना होगा। जैसे आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्या होता है, और किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जैसे देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था और तत्व और परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 1 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो इस जो है सारणी को आपको याद रखना है कि किसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। इसी के आधार पर हम यहाँ पे निकालेंगे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, 2 परमाणु हैं, इसलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हमने देखा था 16 होता है, ठीक है। तो अतः H2 में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना हो जाएगा, 2:16, ठीक है। और इसको अगर सरल करेंगे, है ना, काटेंगे अगर, तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा, यानी द्रव्यमान अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 1:8 का। इसी तरह देखिए, अमोनिया है जो NH3, इसमें आपका जो है द्रव्यमान अनुपात कितना होगा। अगर हमको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आपने देखा 1 होता है, ठीक। और इसमें क्योंकि 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं इसलिए 3 हाइड्रोजन का परमाणु क्या होगा, 3 × 1 = 3। तो अतः NH3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात कितना हो जाएगा, 14:3, ठीक है। 14 नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान 3, ठीक है। इसी तरह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में निकालेंगे कि उसमें जो है द्रव्यमान अनुपात कितना होगा। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, हमने ऊपर भी देखा था,
ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन के क्या है, 2 परमाणु हैं क्योंकि, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 16 बराबर 32। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 12, कार्बन का 12 और जो 2 ऑक्सीजन परमाणु का 32। यानी अब इसको हम सरल करेंगे, अगर काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 3:8 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरह मान लीजिए, अभी तो आपको जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक, और उससे आप निकाल ले रहे हो कि द्रव्यमान अनुपात कितना होगा। अगर मान लीजिए इसी का जस्ट उल्टा कर दें हम, द्रव्यमान अनुपात आपको दे रखा हो और आपको फॉर्मूला निकालना हो, यानी आपको निकालना हो कि इसमें परमाणु की कितनी कितनी संख्या है उस यौगिक में, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, यदि हमें द्रव्यमान अनुपात ज्ञात हो तो हम यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमें दिया है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमको दे रखा है 1:8, जो हमने पहले निकाला था हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, ये हमको पहले ही दे रखा है, जो हमने ज्ञात किया था पहले वाले में। अब की बार क्या कर रहा है, इसमें पहले से ही दे रखा है हमको 1:8 होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस जो है इसका सूत्र क्या होगा, या मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, या तो इस यौगिक में जो है परमाणुओं की कितनी कितनी संख्या होगी। ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमको क्योंकि पता है कि 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमको पता है कि 16 होता है। ठीक है। तो अगर हमको परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान कर देंगे। द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान कर देंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर संख्या हमको निकालनी है तो उसका जो द्रव्यमान अनुपात कितना है, 1 है। ठीक है, 1:8 दिया तो 1 है बटे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालनी है तो क्योंकि इसमें जो है द्रव्यमान अनुपात जो है 8 है। ठीक है। तो 8 बटे उसका जो है परमाणु द्रव्यमान 16। ठीक है। तो 8 दूनी 16, 1/2 हो गया। यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु की संख्याओं का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:1/2, या इसी को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु की संख्याओं का अनुपात है वो कितना है, 2:1। इससे आपको पता चल जा रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, इसमें 1 है। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है। इसके आधार पे हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक। चलिए अब आयन्स के बारे में पढ़ते हैं। आयन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अभी तक जो परमाणु पढ़ा था, परमाणु पढ़ चुके हैं आप लोग, तो वो क्या था, उदासीन था, मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं था। लेकिन आयन क्या होता है, ऐसा परमाणु होता है जिस पर क्या होता है, आवेश होता है, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। ठीक है। तो क्या होगा, या आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अभी तक पढ़ा था सोडियम का परमाणु, तो सोडियम के परमाणु में Na आप पढ़ते थे। ठीक है। लेकिन अब अगर सोडियम का आयन के बारे में बात करेंगे तो सोडियम का आयन कैसे होता है, Na, और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आयन होता है, ये क्या है, परमाणु है, सोडियम का ही परमाणु है, ये सोडियम का आयन है। ठीक। ऐसा होता है कि आयन एक आवेशित परमाणु, एक आवेशित परमाणु भी हो सकता है, अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं का समूह भी होता है, जैसे देखिए ये इसमें क्या है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, और NO3 करके माइनस लगा हुआ है, यानी ये नाइट्रेट का आयन है। ठीक है। तो इस तरह से परमाणुओं का समूह भी होता है जिसपे चार्ज हो, उसको भी क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। ठीक है। और ये क्या होता है, यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। यानी ये क्या होता है,
धन आवेश भी होता है इस पर और ऋण आवेश भी हो सकता है, ठीक है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है, ठीक है। उसके बाद धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जो धातु एवं अधातु से बने यौगिक होते हैं वो आवेशित कणों से बने होते हैं। जैसे धातु में देखिए, मान लीजिए ये सोडियम है, ठीक है, और जो है क्लोरीन है, तो वो क्या है, अधातु है, ठीक है। तो इसका जो है ये क्या हमेशा बनाएगा, धनायन बनाएगा, और अधातु हमेशा क्या बनाएगी, ऋणायन बनाएगी। और ये जो जब दोनों कंबाइन करेंगे तो Na+Cl- यानी एक क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक बनाएंगे, ठीक है, NaCl, जो कि नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक जो है यौगिक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, अतः यह धन आयन बनाते हैं। हमेशा धातु जो होंगी, जितनी भी धातु होंगी, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब धातु जितनी हैं वो हमेशा क्या बनाएंगी, धन आयन बनाएंगी, क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, ठीक है। अधातु क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है। इसलिए जो अधातु है वो हमेशा क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। जैसे जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो क्लोराइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया और सल्फाइड आयन हो गया, ठीक है। तो Cl- है, O2- है, H2- है, ये सब बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है धातु की प्रवृत्ति जैसे है, ये धनायन की क्यों बनाने की ही क्यों है, इसकी ऋणायन बनाने की ही क्यों है, तो इसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा और जो है विस्तार से जब आगे की जो है चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, जो है पीरियोडिक टेबल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट रूल्स है, बोरबरी का नियम है, ये सब जब पढ़ेंगे आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ सही से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि धातु जितनी होती हैं वो धनायन बनाती हैं और अधातु जितनी होती हैं वो क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं, ठीक है। और ये जो है 3.6 में जो ये सारणी दी हुई है, ये 3.6 में इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। ये सारणी को आप याद कर लेंगे, जो कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन होते हैं। तो कौन सा जो है धातु, जैसे ये धातु है सर, तो ये सब कौन से के आयन बना रहे हैं, मतलब कौन एक पॉजिटिव आयन बना रहा है, कौन जो होता है वो दो दो आयन बना रहा है, ठीक है। और जो अधातु है जो वो कितने कितने आयन्स बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या बनाता है, Na+ बनाता है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो Mg2+ बनाता है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो Ca2+ बनाता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम जैसे Al3+ बनाता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये +1 ही क्यों कर रहा है ना, मैग्नीशियम +2 क्यों हो रहा है, एल्यूमिनियम जो है वो +3 क्यों हो रहा है ना। लेकिन जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी कि क्यों ये एक ही बना रहा है, क्यों ये दो आयंस बना रहा है, और ये क्या हो रहा है, तीन, मतलब इस पर एक आवेश है, इस पर दो आवेश है और इस पर तीन आवेश है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो है ऑक्टेट रूल होता है ना, ये स्थायी कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करते हैं सभी तत्व, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये क्या करेंगे, आयंस ध्यान में रखेंगे कि कौन सा तत्व जो होता है वो कौन सा आयन बनाता है, ठीक है। मतलब उस पे एक आवेश होगा या दो आवेश होगा, जैसे हाइड्रोजन आयन है तो इस पे H+ है, ठीक है। हाइड्राइड आयन है तो उस पे H- है, ऑक्साइड आयन है तो उस पे क्या है, O2- है,
ठीक है। सल्फाइड आयन है तो उस पर H2- है। इसी तरह अमोनियम है, आयन है अगर, तो NH4+ है उस पर। हाइड्रोक्साइड है तो उस पर OH- है। नाइट्रेट आयन है, अभी हमने पहले बताया था, तो इस पे NO3- होता है। ठीक है, तो इसको आपको, सल्फेट आयन है जैसे, तो SO4 2- हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस जो है सारणी को, सारणी 3.6 को आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है, तभी आपको जो हम आगे पढ़ाएंगे, रासायनिक सूत्र पढ़ाएंगे इसके आगे के चैप्टर, इसके आगे के टॉपिक में, तो वो आपको तब सब समझ में आएगा। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना, वरना अगर आपको आयंस नहीं पता होंगे तो आप नहीं इसको पढ़ पाएंगे सही से। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।